Hello everyone, welcome back to Focus Only Study YouTube channel। बहुत दिनों से एक भी वीडियो नहीं आया था हमारे चैनल पर। इसका कारण था कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण हमें ऑपरेशन करवाना पड़ा। हम हॉस्पिटलाइज थे, अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, लेकिन पैर में अभी भी प्लास्टर लगा हुआ है। दिन रात बस बेड पे ही रहना है, चलना फिरना बिल्कुल नहीं है। ऐसे में वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है, लेकिन फिर भी चूँकि आप लोग का इतना ज़्यादा विश्वास है इस चैनल पे और मेरे साथ, हमने सोचा कि दिक्कत से ही सही लेकिन हिम्मत करके कुछ वीडियोस अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग को पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा और आप लोग बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए ज़बरदस्त रूप से तैयारी कर सकोगे। ठीक है, आई होप इतने दिनों के गैप में आपने प्रीवियस वीडियोस को रिवीजन किया होगा, क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे और रिकॉल किया होगा। ठीक है, हमने पहले ही पीजीटी जूलॉजी सेक्शन में एनिमल किंगडम कंप्लीट कर दिया था, सभी फाइलम्स को कवर अप कर लिया था। नेक्स्ट एनिमल सेल के चैप्टर में हमने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए थे। ठीक है, इसके आगे का तीसरा पार्ट हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड्स, दीज आर कॉल्ड। टीजीटी बायोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदरूनी मेम्ब्रेन होता है वो कुछ फोल्ड्स बनाता है। ठीक है, कुछ मुड़े हुए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उन फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टे। ठीक है, देखो ऑप्शन ए जो है सिस्टर्ने और ऑप्शन सी क्रिस्टे, ये दोनों काफ़ी मेल जोल खाता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमने बताया था कि जो सिस्टर्ने होता है, ठीक है, वो गोल्गी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया से कोई लेना देना नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब भी बात है तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्रिस्टे। क्लियर है? जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, इसमें एक बाहरी आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक अंदरूनी इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो कंटिन्यूअस है, लेकिन जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या है, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है और इसी मुड़े हुए स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टे कहा जाता है। ठीक है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? और देखो इस क्रिस्टे का फंक्शन क्या होता है, तो ये हेल्प करता है सरफेस एरिया को बढ़ाने में। ठीक है, आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, काफ़ी डिटेल में, तो याद होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं, जिसको विलाई कहते हैं। ठीक है, और वो जो विलाई होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो बिल्कुल वही वाला फंक्शन जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन दैट इज़ क्रिस्टे में भी पाया जाता है, क्योंकि ये जो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर्स है इसको जब हम लोग सीधा करेंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर अप कर लेगा। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि क्रेब्स साइकिल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होता है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और बचपन से ही आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी जनरेशन होता है। ठीक है, एटीपी जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एटीपी जनरेशन का जो मुख्य साइट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें एंजाइम एटीपी सिंथेटेज प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्पफुल होता है इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, इसके साथ ही इसको ईटीसी का भी साइट कहा जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इसका भी मुख्य
साइट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही माना जाता है। और ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी फ़िलहाल आप लोग 2-3 फैक्ट्स याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये PYQ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पे और ये इनर मेम्ब्रेन है। यही इनर मेम्ब्रेन जाके जो है ये क्या बना रहा है, अंदरूनी फोल्ड बना रहा है, जिसको कि हम क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। और इसी अंदरूनी फोल्ड्स में जो है एंजाइम ATP सिंथेटेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हेल्पफुल होता है इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है। और इसी ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजियाना नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, और ATP को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और क्रिस्टे का काम क्या है, तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट ऑफ ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन है। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सेल ऑर्गेनेल इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये वही ऊपर वाले क्वेश्चन का एक तरह से कंटिन्यूएशन है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेन साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। क्रेब्स साइकिल का ये मुख्य ये है, ठीक है, साइट है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक मुख्य भूमिका निभाता है। इट इज़ द मेन ऑर्गेनल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी हमने देखा ये रॉड शेप्ड ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। अब इसका शेप हो सकता है कभी कभार किसी एग्जामिनेशन में पूछ दें कि बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कौन सा होता है, तो इसका आकार जो है वो रॉड शेप होता है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स इनटू ATP, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ATP में कन्वर्ट करना और ATP को एनर्जी, ATP का फिर एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करना, यही काम है मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जबकि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया। तो ये सब अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लिया है, ठीक है। राइबोसोम्स की बात करें तो इसका हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि राइबोसोम्स जो है वो हेल्पफुल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हम सभी जानते हैं कि पेड़ के जो हरे हरे पत्ते होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं और वो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिसमें कि पौधे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान। क्लियर है। फिर डिक्टियोसोम्स परफॉर्म द पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्लियर हो गया। गोल्गी बॉडीज़ के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है कि ये जो है पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बता ही दिया था कि 2 तरह के होते हैं, RER और SER। क्लियर है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में NCERT में क्या दे रखा है, ठीक है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक हम लोग अच्छे से स्टेन न कर लें, ठीक है, अच्छे से उसको कलर्ड किसी भी कलर्ड ये से डाई से अगर अच्छे से प्रॉपर्ली स्टेन नहीं किया जाए तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइक्रोस्कोप के अंदर भी ईजिली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से देखने के लिए जो है क्लियरली विजिबल होने के लिए उसको अच्छे से एकदम स्पेसिफिकली स्टेन करना होता है, ठीक है। और तो और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसका जो नंबर है ना वो पर सेल वेरिएबल होता है। दैट मीन्स सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पे जो है इसका नंबर वेरी करते रहता है। मतलब किसी कोशिका में हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा नंबर में पाया जाता हो, लेकिन वहीं किसी कोशिका में जिसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम है वहीं उसमें जो है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम संख्या में पाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम शेप और साइज़ की भी बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। टिपिकली अभी हमने देखा कि इसका जो शेप होता है वो रॉड शेप होता है, ठीक है, लेकिन NCERT में इसका शेप कैसे दे रखा है, सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल शेप्ड। क्लियर है। क्लियर हो गया। क्या कह रहा है कि इसमें जो है इसका जो शेप होता है वो सॉसेज शेप्ड या सिलिंड्रिकल शेप होता है। एवरेज डायमीटर जो है 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। और प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, अभी हमने देखा। क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है कि इसका जो इनर मेम्ब्रेन है
ठीक है, वो इसके ल्यूमेन को, ल्यूमेन मतलब क्या हो गया, जो अंदर में जो स्पेस बचता है ना, जैसे देखो बाहरी मेम्ब्रेन है और फिर उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, एक स्पेस होगा, ठीक है। और ये तो इसको कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्लियर है। लेकिन अब ये जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी तो स्पेस होगा कि नहीं, बताओ। तो उसी स्पेस को क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। अब क्या कह रहा है कि ये जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है वो इस ल्यूमेन को, यानी अपने एनक्लोज्ड स्पेस को दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, ठीक है, एक बाहरी कंपार्टमेंट और एक अंदरूनी कंपार्टमेंट। क्लियर हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो एक सबसे बाहर मेम्ब्रेन हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और अब इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्ड होके ये क्रिस्टा बना रहा है, ठीक है, उसी के बारे में कह रहा है कि ये जो है अपने अंदरूनी स्पेस को दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, ठीक है। एक हो गया आउटर कंपार्टमेंट और एक हो गया इनर कंपार्टमेंट। अब ये जो इनर कंपार्टमेंट है वो एक डेंस होमोजीनस सब्सटेंस से भरा हुआ रहता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, क्लियर है। अब देखो ये हो गया मैट्रिक्स, क्लियर है, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स में जो है ये क्रिस्टा जो होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देख रहे हो आप लोग, हरा वाला जो ये है स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, ये क्रिस्टा है और इसी क्रिस्टा में ये जो है मैट्रिक्स प्रेजेंट है, क्लियर हो गया। तो क्या कह रहा है, जो इनर कंपार्टमेंट है दैट इज फिल्ड विथ अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो इनर, ये जो लाइन है, कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बना रहा है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या बना रहा है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स बना रहा है जिसको क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। और ये क्रिस्टे टूवर्ड्स द मैट्रिक्स है, क्लियर हो गया। तो ये जो क्रिस्टा है और ये जो मैट्रिक्स है ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, क्लियर हो गया। और इन दोनों मेम्ब्रेन के पास अपना अपना एंजाइम्स प्रेजेंट होता है और इसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, क्लियर हो गया। तो स्पेसिफिक एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद देम। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी हमने देखा कि ये साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ये सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसके कारण इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। अब द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस, अब देखो जितना इंपॉर्टेंट इसका आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टा है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स में जो है बहुत सारी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट फंक्शन करने वाले ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट, ठीक है। इसमें एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होता है, राइबोसोम्स होता है 70S, ठीक है, और कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसी मैट्रिक्स में जो है क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम वो भी 70S राइबोसोम्स, ठीक है, और कुछ कंपोनेंट्स जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड भी करता है किस प्रोसेस से, तो फिजन प्रोसेस से, ठीक है। मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिजन प्रोसेस से दो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसके पास ये एबिलिटी है, क्लियर हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल इज। तो इसका सही जवाब होगा गोल्गी बॉडी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कैमिलो गोल्गी जो था वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 ईस्वी में जो है सबसे पहले कुछ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करा था न्यूक्लियस के पास, जिसको उन्होंने गोल्गी बॉडीज़ नाम दिया था, ठीक है। और इसका मुख्य फंक्शन होता है पैकेजिंग करना, ठीक है। और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़े हुए रहते हैं। इसके दो फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल स्टडी हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। और इसका मुख्य रूप से फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग करना। तो इसीलिए ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन जो है एक कोशिका के अंदर कहाँ होता है, गोल्गी बॉडीज़ में, क्लियर हो गया। वैसे भी एलिमिनेशन टेक्निक से भी हम लोग ये कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है राइबोसोम।
तो राइबोसोम का मुख्य रूप से फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। दूसरा ऑप्शन जो है लाइसोसोम, ये लाइसोसोम जो है वो गोल्गी बॉडी से ही कट के बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी प्लास्टिड, तो प्लास्टिड का मुख्य रूप से फंक्शन तो होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी गोल्गी बॉडी, ठीक है, जिसका मुख्य रूप से फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन, F1 पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। हमने बताया था एक जगह एक क्वेश्चन में ऑक्सीजोम्स, ठीक है, ऑक्सीजोम्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस सेल ऑर्गेनल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही। तो अगर क्वेश्चन है F1 पार्टिकल्स के बारे में या ऑक्सीजोम्स के बारे में, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है ये पार्टिकल्स F1 पार्टिकल्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। होते क्या है ये देख लेते हैं। देखो F1 पार्टिकल्स जो होते हैं वो वास्तव में जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है उसी को कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सीजोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये F1 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। क्लियर हो गया। अब इसमें दो भाग रहता है, ठीक है, दो पार्ट रहता है इसका, एक होता है FO और दूसरा होता है F1। FO जो होता है वो और कुछ नहीं बल्कि एक चैनल है, ठीक है, जबकि F1 जो है वो हेड पीस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, जो हैंडमेड डायग्राम दिख रहा है, इसको ध्यान से देखो। इसमें जो इसका ये आगे वाला पोर्शन है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो है F1, ठीक है, ये क्या है, ये एक हेड पीस है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है F1 हेड पीस जो होता है वो क्या होता है, ये मेन पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि साइट प्रेजेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसी हेड पीस में जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ से, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, ये दोनों मिल रहा है तभी तो क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये चीज़ कहाँ हो रहा है, तो इस F1 वाले पोर्शन में, ठीक है, ये क्या है, हेड पीस है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ना, ये है FO, दैट इज़ एक चैनल है जिसके थ्रू जो है ये प्रोटॉन पास कर रहा है, ठीक है। ये जो 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन देख रहे हो, ये 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो पास कर रहा है इसी FO चैनल के थ्रू, और इसी पैसेज के थ्रू ये प्रोटॉन पास करके जो है इस F1 कंपोनेंट में जा रहा है जिससे कि ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर हो गया। अब प्रत्येक ATP प्रोडक्शन के लिए 2 हाइड्रोजन आयन का ज़रूरत होता है, इसीलिए यहाँ पे 2H+ देखने को मिल रहा है। क्लियर है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, FOF1 particles are a small pinhead structure present on the inner mitochondrial membrane। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। क्लियर हो गया। FOF1 पार्टिकल्स, इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीजोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्लियर हो गया। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम TGT या PGT में क्वेश्चन आ जाए कि F1 पार्टिकल्स नहीं देके पूछे कि ऑक्सीजोम्स आर फाउंड इन विथ सेल ऑर्गेनल। ऑप्शन हो सकता है यही चारों, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्लियर हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, F1 हेड पीस, ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि F1 क्या होता है, हेड पीस होता है। इट इज़ अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, पेरीफेरी यानी साइड में प्रेजेंट होता है, और ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि साइट प्रेजेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। मतलब F1 हेड पीस जो है वो मेन साइट है जहाँ पे ATP यानी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP बनता है, ठीक है। और जो F1 है ये क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। F1 क्या था, पेरीफेरी, हमने देखा था यहाँ पे प्रेजेंट है था ना, तो पेरीफेरी मतलब क्या, साइड में प्रेजेंट है। जबकि FO जो था वो कहाँ, यहाँ प्रेजेंट था, है ना, FO यहाँ पे था। क्लियर है, याद आ गया। और F1 यहाँ पे था, तो पेरीफेरी यानी साइड में कौन सा प्रेजेंट है, F1। जबकि FO जो है वो इंटीग्रल यानी उसी मेम्ब्रेन के इंटीग्रल पोर्शन यानी अंदरूनी भाग में प्रेजेंट होता है, ठीक है, FO।
क्लियर हो गया? तो ये क्या फॉर्म करता है, ये चैनल फॉर्म करता है जिसके थ्रू प्रोटीन जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास करता है, ठीक है। इसी के थ्रू होके तो हाइड्रोजन आयन आता है ना F1 में। अगर FO नहीं रहेगा तो क्या F1 में हाइड्रोजन आयन पहुंच पाएगा? और अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस मतलब पहुंच नहीं पाएगा तो क्या ATP का प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इसीलिए इसको FO F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। पहले FO आता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद F1 आता है। क्लियर हो गया? इसीलिए इसको FO F1 कहते हैं, ना कि F1 FO कहते हैं। क्लियर हो गया? The passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of the F1 component for the production of ATP। सही बात है, यही प्रोटॉन के पैसेज जो है वो जाके F1 component में जुड़ जाता है, जिससे कि ATP का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस्ड, प्रत्येक ATP जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए 2 हाइड्रोजन आयन पासेज थ्रू द FO से 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो पास करता है। क्लियर है? आपने NCERT 11th में भी ये पढ़ा होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। क्लियर है? थ्रू FO फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन, प्लांट फिजियोलॉजी में, एग्जैक्टली सही कहा, प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक ATP के लिए 2 हाइड्रोजन आयन पास करता है थ्रू FO फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से ये मैट्रिक्स में जाता है। क्लियर हो गया? इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर। ये हमने बहुत बार देखा हुआ है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट का काम करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? देख लो, इस डायग्राम में भी दे रखा है किस तरह से राइबोसोम्स के पास 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, देख रहे हो। राइबोसोम के पास क्या होता है, एक लार्जर सब यूनिट है, ये वाला जो है बड़ा वाला क्या है, लार्जर सब यूनिट है, और ये छोटा वाला स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। हमने बताया था कि यूकेरियोटिक राइबोसोम्स में जो है ATS राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है। ATS कैसे बनता है बताओ? 60S प्लस 40S, राइट, 60S प्लस 40S मिलके ATS बनता है। तो इसमें जो ये बड़ा वाला सब यूनिट है यानी ये 60S होगा, क्लियर है, और ये छोटा सब यूनिट क्या होगा, 40S होगा, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर राइबोसोम का हमें यूकेरियोट्स में देखने को मिलेगा, और ये यूकेरियोटिक राइबोसोम्स जो है वो यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमने बताया था कि जो सेलुलर राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। देखो इस तरह से बीच में न्यूक्लियस रहेगा, और इस तरह से राइबोसोम्स जो है उसके साइटोप्लाज्म में इस तरह से स्कैटर्ड फैला रहेगा, ठीक है। और ये स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रेन्स की तरह लगते हैं देखने में। क्लियर हो गया? उसी तरह प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में क्या होता है कि 70S राइबोसोम्स पाया जाता है। 70S का मतलब क्या हो गया, 50S प्लस 30S, राइट, याद होगा आप सभी को, 50S प्लस 30S, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला सब यूनिट होगा वो क्या होगा, 50S होगा, और ये स्मॉलर सब यूनिट में 30S होगा। ये किस सेल के केस में होगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में होगा, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि राइबोसोम्स ना केवल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है बल्कि वो सेल मेम्ब्रेन में भी, कुछ राइबोसोम्स जो है सेल मेम्ब्रेन में भी अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ राइबोसोम्स जो है इसमें अटैच्ड होते हैं। क्लियर हो गया? राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लियर? राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। एम आई राइट? ओके। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि किसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर राइबोसोम्स को ऑब्जर्व करा था। तो आपको याद रखना होगा, इस साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज पैलेट। क्या नाम था इस साइंटिस्ट का? जॉर्ज पैलेट, ठीक है। 1953 ईस्वी याद नहीं रखना, बस साइंटिस्ट का नाम याद रखना कि जॉर्ज पैलेट जो है वो राइबोसोम के ऑब्जर्वेशन और डिस्कवरी से जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, SER, ठीक है, SER, ये जो है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 पार्ट्स होता है, एक होता है RER, एक होता है SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस में मुख्य रूप से इन्वॉल्व होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस में या लिपिड मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन तो सही होगा कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में वो इन्वॉल्व है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका ग्लाइकोजेनोलाइसिस में, यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है।
ग्लाइकोजन को लाइसिस करने में यानी ब्रेक डाउन करने में, ग्लाइकोजन को तोड़ने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्या होता है ग्लाइकोजन, जब एक्सेस ग्लूकोज हमारी बॉडी में हो जाता है तो उसको जो है हमारा बॉडी स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन जो है वो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो इस ग्लाइकोजन को तोड़ने में और वापस से ग्लूकोज रिलीज़ करने के फंक्शन में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है इसका स्टीरॉल मेटाबॉलिज्म में। कभी कभार जो होता है कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं, ठीक है, जिसके मेटाबॉलिज्म के लिए जो है हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया स्टीरॉल मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि कुछ कोलेस्ट्रॉल्स और फॉस्फोलिपिड्स भी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो उसमें उसके संदर्भ में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखने को मिलता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, कुछ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसको हटाने का काम, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करने का काम जो होता है वो भी SCR का ही होता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑल द अबव, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, दैट मीन्स ये जो SCR है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में भी काम करता है, दैट मीन्स जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स आते हैं। फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, स्टीरॉयल मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स को भी रेगुलेट करने का काम करता है, कुछ स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम आयंस, इसमें भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि SCR का क्या क्या फंक्शंस हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दी ऑर्गेनल्स इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन अ सेल। बताइए वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एक कोशिका के अंदर। तो इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हम सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है हमारा क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक है, और ETC होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सभी प्रेजेंट होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्योंकि इसके आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों में ही अलग अलग तरह के वेरियस काइंड ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? आइए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन एज द मेन ऑर्गेनल। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, हमने पहले ही देखा है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, और बताओ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको कहते हैं? एब्सोल्युटली राइट, ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा था हमने पहले ही देख लिया था, रॉड शेप्ड होता है। NCERT के अकॉर्डिंग ये सिलिंड्रिकल या सॉसेज शेप्ड होता है। ठीक है, जिसका मेन फंक्शन है क्या? न्यूट्रिएंट्स को ATP में कन्वर्ट करना। क्लियर है? अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो मुख्य रूप से कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेन साइट है क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। और नहीं तो अगर अभी आप लोग को देखना है तो आप लोग जो है क्लास 11th NCERT का प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट रेस्पिरेशन वाला चैप्टर चेकआउट करो। ठीक है, उसमें बहुत ही डिटेल वे में जो है डायग्राम के साथ क्रेब्स साइकिल को दिखाया गया है। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और वही क्रेब्स साइकिल रिस्पॉन्सिबल होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल इन अ सेल। बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से एक कोशिका के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कौन सा प्रेजेंट होता है? बताओ कौन सा प्रेजेंट होगा? राइबोसोम। एग्जैक्टली, राइबोसोम जो होता है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होता है एक सेल में। ठीक है, क्योंकि एकदम स्मॉल ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कि नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। ऑब्वियसली इसके लिए जो है हाई पावर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसका डायमीटर जो होता है करीब 20 नैनोमीटर होता है। सोचो कितना छोटा है, याद नहीं करना है डायमीटर, बस इसको बता रहे हैं ताकि आप लोग इसका साइज़ का आकलन लगा सको। ठीक है, तो इसका डायमीटर जो होता है 20 नैनोमीटर होता है। कैन यू इमेजिन कितना छोटा होता है ये? ठीक है, और इसका अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में इसका स्ट्रक्चर्स देखा कि इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स। ठीक है, ये जो है स्मॉल और लार्ज सब यूनिट से बने हुए रहते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ द साइट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये जो होता है साइट होता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, इसलिए तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, राइट। द स्मॉल सब यूनिट इज इन्वॉल्व इन रीडिंग द कोडॉन्स ऑन mRNA। अब देखो यहाँ पे फंक्शंस की बात की जा रही है कि उसमें जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट होता है उसका क्या फंक्शंस होता है,
ठीक है। तो देखो, जहाँ लार्ज सब यूनिट जो होता है वो हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ लीनियर चेन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, ये जो लार्जर सब यूनिट होता है दैट इज़ अगर हम ATS की बात करें तो उसमें 60S जो होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, तो अटैचमेंट में। किस चीज़ के अटैचमेंट में, तो अमीनो एसिड को अटैच करने में, ताकि वो प्रोटीन का एक लीनियर चेन बना सके। ठीक है, वहीं जो छोटा वाला सब यूनिट होता है वो हेल्प करता है इन रीडिंग द कोडॉन्स ऑन mRNA में कोडॉन्स को रीड करने में हेल्प करता है। ये सभी जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने के दौरान इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं वापस से वो डायग्राम राइबोसोम का, जिसमें कि 2 सब यूनिट्स हमने देखा था। यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो लार्जेस्ट सब यूनिट है, ठीक है, ये हेल्प कर रहा है इन अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड को अटैच कर रहा है अपने से, जिससे कि क्या बन सके, एक लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन बन सके। राइट, कैन यू सी इट, किस तरह से जो है ये लार्जर साइट ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, इट इज़ हेल्पिंग इन अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन। क्लियर है क्या? वहीं जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, वहीं जो ये स्मॉलर सब यूनिट है, राइट, ये वाला पोर्शन स्मॉलर सब यूनिट, व्हाट इज इट डूइंग, क्या कर रहा है ये, तो ये जो है इट इज़ हेल्पिंग इन रीडिंग द कोडॉन्स एंड mRNA। ठीक है, ये जो mRNA है ना, इस mRNA पे जो ये कोडॉन्स है इसको रीड करने में हेल्प कर रहा है। कौन, तो ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। क्लियर हो गया, एब्सोल्युटली क्लियर। तो इसको ध्यान में रखना कि राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है, दोनों सब यूनिट का क्या क्या काम होता है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या क्या उसका जो है फंक्शन होता है। क्लियर हो गया, और कहाँ ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है, इन सभी को याद रखना राइबोसोम के फैक्ट्स के रूप में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन। ठीक है, तो देखो, जब भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का कॉन्सेप्ट आए या ये टर्म एग्जामिनेशन में किसी क्वेश्चन में दिखे, तो आपको फटक से ये माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि क्रेब्स साइकिल की बात की जा रही है, क्योंकि ये जो फिनोमेना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है और क्रेब्स साइकिल के दौरान होता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल को ही साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इस दौरान जो ग्लाइकोलिसिस होता है, उसी के दौरान जो है ग्लाइकोलिसिस के फिनोमेनन में ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जैसी घटना देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो, ग्लाइकोलिसिस, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्रेब्स साइकिल, ये सभी को पढ़ने के लिए आपको प्लांट फिजियोलॉजी वाले प्लांट रेस्पिरेशन वाले चैप्टर को अच्छे से देखना होगा क्लास 11th NCERT से। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसे समझा दूंगी, लेकिन अभी इसका समय नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स कवर अप करने हैं। तो आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जो है क्लास 11th NCERT को रेफ़र करो प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में। ठीक है, उसमें जो रेस्पिरेशन का है, रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है प्लांट रेस्पिरेशन, उसमें आपको डिटेल में ये चीज़ मिल जाएगी और आप अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट को समझ सकोगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना के चैप्टर पढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखो, इसमें कह रहा है कि जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही होता है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंतर्गत जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है, और क्रेब्स साइकिल के दौरान ही ये फिनोमेना होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वाला ऑप्शन तो होगा ही होगा, यानी ऑप्शन बी और सी रहा। ठीक है, ए और डी तो गया, छट गया। क्लियर है, तो ऑप्शन बी में कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, ऑप्शन सी में कह रहा है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा फिनोमेना है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस तो सभी सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है वो क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में होता है। ठीक है, और ये जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, किस में, यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोई ऑर्गेनेल तो होता नहीं है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में ये जो क्रेब्स साइकिल है वो साइटोप्लाज्म में होता है। इसका मतलब साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही सही जवाब होगा, क्योंकि ये जो फिनोमेना है वो प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोप्लाज्म में घटित होता है, जबकि यूकैरियोट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
क्लियर हो गया? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लो, और अगर डिटेल में जाना चाहो तो क्लास 11th एनसीईआरटी का प्लांट रेस्पिरेशन वाले चैप्टर को स्टडी कर लो। क्लियर है? आगे देखते हैं। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम। अब देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में क्लास 12th एनसीईआरटी का अगर आप देखोगे तो उसमें स्पर्म का पूरा एक अच्छा सा डायग्राम दे रखा है। ठीक है, उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है वो किस सेल ऑर्गेनल से डिराइव्ड होता है। ठीक है, अब देखो, ये जो एक्रोसोम है ये स्पर्म का हेड वाला पोर्शन होता है। ठीक है, आपको याद होगा तो स्पर्म का देखो कुछ इसी तरह का डायग्राम रहता है ना स्पर्म का। ठीक है, रफ डायग्राम है ये। इसका जो ये कॉनिकल पोर्शन है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्पर्म हेड है। तो वही कह रहा है, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म हेड इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसी को क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहते हैं, ये वाला पोर्शन। क्लियर हो गया? ये जो एक्रोसोम है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसमें कि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हायालुरोनिडेज एंड प्रोटीएज। ठीक है, हायालुरोनिडेज एंड प्रोटीएज, माफ़ कीजिए प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो जाता। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ये पूछ रहा है कि एक्रोसोम जो है वो किससे बना हुआ रहता है? तो ये गोल्गी बॉडी से बना हुआ रहता है और इसका मेन काम जो होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है, जब ये स्पर्म जो है वो ओवम को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, जब ये ओवम है इसको पेनिट्रेट करने के लिए ये जाता है, तभी जो है ये एक्रोसोम जो है अपने अंदर जो ये इंजाइम्स प्रेजेंट है ना, ये इंजाइम्स हायालुरोनिडेज और प्रोटीएज, ये रिलीज़ कर पाता है। ठीक है, तो एक्रोसोम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ रहता है? तो ये गोल्गी बॉडी से बना हुआ रहता है। ठीक है, पीजीटी और टीजीटी दोनों में आया हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिच इन हाइड्रोलेज। अब देखो, हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही सेल का स्टमक भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्सेस या वर्न आउट ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करते हैं, कुछ फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं और वायरसेस और बैक्टीरिया को भी एनगल्फ यानी निगलने का काम करते हैं। ठीक है, तो पेट में हम लोग क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स डालते हैं। ठीक है, हाथों के थ्रू जो है कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरसेस जो हमारे पेट में चले जाते हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट HCl एसिड के द्वारा डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये सभी काम एक सेल में लाइसोसोम कर रहा है, इसीलिए जो है इसको सेल का स्टमक कहा जाता है। ठीक है, और इसी में जो है ये हाइड्रोलेज नामक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? एंड द मेम्ब्रेन अराउंड द लाइसोसोम अलाउज द डाइजेस्टिव एंजाइम टू वर्क एट द pH दे रिक्वायर्ड। ठीक है, लाइसोसोम के अराउंड जो मेम्ब्रेन होता है वो हेल्प करता है कि उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो आराम से वर्क करें। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग विच सेल ऑर्गेनल एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो, ये क्वेश्चन भी लाइसोसोम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर एग्जिबिट करता है जिसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल होता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है, क्या मतलब होता है इस टर्म का? पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म्स, मतलब ऐसा सेल ऑर्गेनल जो कि एक से अधिक फॉर्म में प्रेजेंट हो। ठीक है, दरअसल ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो अपना नेचर चेंज करते रहते हैं। लाइसोसोम्स चेंज द नेचर ऑफ देयर कंटेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स इन द सेम सेल। मतलब एक ही सेल में जो है लाइसोसोम का जो है वो अलग अलग फॉर्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्यों ये फॉर्म अपना चेंज करता है, क्यों अपना रूप बदलता है, लेकिन इसी रूप बदलने के कारण इसका नाम पड़ा है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाला ऑर्गेनल है। क्लियर हो गया? इससे पहले हमने देखा था कि इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेजेस। क्लियर हो गया? ये सब हमने पहले भी देख रखा है। अब देखो,
पॉलीमॉर्फिज्म की जब हम बात करें लाइसोसोम्स के संदर्भ में, तो ये 4 तरह के लाइसोसोम्स को समझने के बाद हमें अच्छी तरह से समझ आएगा। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, क्लियर है। रेसिडुअल बॉडीज और ऑटोफेजिक वैक्यूल, ये 4 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स होते हैं जिसके आधार पे हम पॉलीमॉर्फिज्म को समझेंगे। सबसे पहला क्या कह रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम। क्या होते हैं ये? तो देखो, प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होते हैं वो ऐसे मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं गोल्गी एपरेटस से, ठीक है। मतलब जिसके बारे में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि लाइसोसोम्स जो हैं वो हाइड्रोलेज से भरे हुए रहते हैं, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं? तो गोल्गी एपरेटस से बनते हैं। जब हम लोग गोल्गी एपरेटस पढ़ रहे थे, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, तो हमने बताया था कि लाइसोसोम्स जो है वो गोल्गी बॉडी से कट के बनते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो डायरेक्टली गोल्गी एपरेटस से बनते हैं। अ न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम, क्लियर है, कंटेन्स एंजाइम्स ओनली। मतलब जो नया नया लाइसोसोम बनता है गोल्गी बॉडी से, उसमें केवल और केवल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोबेबली एक इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं? तो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। क्लियर हो गया? ये तो हमने देखा फैक्ट्स प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। ये इसका प्राइमरी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, लाइसोसोम का पहला फॉर्म है। अब दूसरा फॉर्म है इसका सेकेंडरी लाइसोसोम। ये कैसे फॉर्म होता है? तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स अकर बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स विद अ वैक्यूल और अ सिक्रीटरी ग्रेन्यूल, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, गोल्गी एपरेटस से, ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, गोल्गी से बना प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। क्या बना? प्राइमरी लाइसोसोम बना, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये प्राइमरी लाइसोसोम जब फ्यूज़ करेगा किसके साथ? तो किसी वैक्यूल, ठीक है, या सिक्रीटरी ग्रेन्यूल के साथ। तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बना रहा है? सेकेंडरी लाइसोसोम बना रहा है, ठीक है। ये हो गया लाइसोसोम का दूसरा फॉर्म, ठीक है। अब तीसरा फॉर्म क्या कह रहा है? रेसिड्यूअल बॉडीज़, यानी अ सेकेंडरी लाइसोसोम कंटेनिंग इनडाइजेस्टिबल मैटर इज नोन एज रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल का मतलब ये होता है बचा कुचा वाला पोर्शन, ठीक है। मतलब जब ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसमें कुछ इनडाइजेस्टिबल मैटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि अपच रह गया हो, मतलब जो पूरी तरह से पचा ना हो, ऐसा कुछ सब्सटेंस रह गया हो, तो ये अपना तीसरा फॉर्म में परिवर्तित होता है, दैट इज़ रेसिड्यूअल बॉडीज़ में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये सेकेंडरी जो है अब अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ क्या बनाएगा? रेसिड्यूअल लाइसोसोम, ठीक है। ये क्या बनाएगा? रेसिड्यूअल लाइसोसोम, जो कि इसका तीसरा फॉर्म होगा। चौथा फॉर्म क्या होगा? ऑटोफेजिक वैक्यूल, यानी जब प्राइमरी लाइसोसोम्स फ्यूज़ करता है टुगेदर अबाउट द डैमेज्ड और अनवांटेड ऑर्गेनेल्स फॉर्मिंग अ लार्ज सैक नोन एज ऑटोफेजिक वैक्यूल, ठीक है। मतलब जब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है, जो शुरुआती लाइसोसोम जो कि गोल्गी बॉडी से बना था, वो फ्यूज़ कर जाए, मतलब आपस में जुड़ जाए, किसके साथ? तो कुछ अनवांटेड ऑर्गेनल्स के साथ जुड़ जाए, जिससे कि ये एक बहुत बड़ा सा सैक बना ले। इसी को कहते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल। वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है ना साइज़ में, इजंट इट? तो इसी को क्या कहेंगे? ऑटोफेजिक वैक्यूल, जो कि इसका चौथा फॉर्म होगा लाइसोसोम्स का। तो हमने क्या देखा? प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिड्यूअल बॉडीज़ और ऑटोफेजिक वैक्यूल, ये 4 तरह के फॉर्म ऑफ लाइसोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है मोस्ट स्टेबल आरएनए इज, ठीक है। अब देखो, सेल्स में अलग अलग तरह के आरएनए मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे कि आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, राइट। इस सभी आरएनए में से सबसे स्टेबल आरएनए कौन सा होता है? यही क्वेश्चन है, पीजीटी में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आरआरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो सबसे स्टेबल आरएनए होता है। क्लियर है? आरआरएनए का मतलब क्या होता है? आर फॉर राइबोसोमल आरएनए, राइट। क्लियर है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करके राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह से नाम से ही क्लियर है कि ये जो है प्रोटीन्स के साथ जुड़ के राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। क्लियर है? और राइबोसोम से ही फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है,
ठीक है। तो इस तरह से जो है सबसे स्टेबल आरएनए राइबोसोमल आरएनए को कहा जाता है। ठीक है। अब देखो इसके स्टेबिलिटी के पीछे मुख्य कारण ये है कि जब ये बनते हैं ना तो ये सेल में काफ़ी लंबे समय तक स्टे करते हैं, मतलब रहते हैं। ठीक है। दे आर सिंथेसाइज्ड एंड दे रिमेन इन द सेल्स फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। जबकि जो दूसरा फॉर्म ऑफ आरएनए होता है जैसे कि एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं और टीआरएनए जिसको ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, ये तभी बनते हैं जब किसी स्पेसिफिक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हो सेल में, और प्रोटीन के सिंथेसिस के बाद ये तुरंत डिग्रेड कर दिए जाते हैं, मतलब ये ख़त्म कर दिए जाते हैं। ठीक है। इनका फंक्शन ख़त्म तो इनका सेल में डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है। सेल में इसको डिग्रेड कर दिया जाता है। सेल्यूबल आरएनए इज़ दी अदर नेम फॉर टीआरएनए। ठीक है। जो एसआरएनए होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्यूबल आरएनए है, और ये टीआरएनए का ही दूसरा नाम है। क्लियर हो गया? तो मोस्ट स्टेबल आरएनए कौन सा है? आरआरएनए है। ये वही आरएनए है जो कि प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करके राइबोसोम्स बनाते हैं, और यही राइबोसोम्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। चूँकि ये सेल में काफ़ी लंबे समय तक रिटेन रहते हैं, इसीलिए इसको काफ़ी स्टेबल आरएनए माना जाता है। जबकि दूसरे फॉर्म्स ऑफ आरएनए जैसे कि एमआरएनए और टीआरएनए ये तभी सिंथेसाइज्ड होते हैं जब इनकी ज़रूरत पड़ती है किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने में, और प्रोटीन के बनते ही इनको ख़त्म कर दिया जाता है, ये डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है। इसीलिए ये सभी अनस्टेबल आरएनए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, ये टीचर वाले एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पूछ सकता है, याद कर लो एज अ फैक्ट। क्या कह रहा है कि इन एटीएस राइबोसोम आरएनए प्रोटीन रेशियो इज़। एटीएस राइबोसोम में बताइए आरएनए प्रोटीन रेशियो कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1:1। क्लियर है? 1:1। RNA to protein ratio is 1:1. It is composed of 4 molecules of RNA, ribonucleic acid. ठीक है। जबकि 70S यहाँ पे अगर 70S रहता है क्वेश्चन में तो RNA प्रोटीन रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है। दैट इज़ RNA ज़्यादा होता है। याद कर लो। ठीक है। इसके पीछे अगर लॉजिक समझने जाओगे तो बहुत ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। देखो यहाँ क्या दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल 73 विथ 40 इन लार्जर सब यूनिट्स एंड 33 इन स्मॉलर सब यूनिट्स। किसी को याद रहेगा? Is it possible to remember how many protein molecules does a ribosome contain? बताओ, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना कि कितना आरएनए प्रोटीन रेशियो नंबर है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। इसलिए डायरेक्टली याद कर लो कि 80S राइबोसोम में अगर पूछे आरएनए प्रोटीन रेशियो तो 1:1 आएगा, और अगर 70S रहेगा तो ऑप्शन होगा 2:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड। राइबोसोम्स में प्रोटीन्स के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आरआरएनए। ठीक है। राइबोसोमल आरएनए। अभी हमने देखा था कि राइबोसोम्स में जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। और आरआरएनए जो है वो मोस्ट स्टेबल आरएनए होता है। तो देखो यहाँ पे एक टर्म आता है पॉलीराइबोसोम कह के। पॉलीराइबोसोम बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ राइबोसोम होता है जो कि मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एमआरएनए के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और ये इन्वॉल्व होता है पेप्टाइड सिंथेसिस में। ठीक है। तो राइबोसोम में प्रोटीन प्लस आरआरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो पॉलीराइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन प्लस आरआरएनए प्लस एमआरएनए, इस तीनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है ये टर्म पॉलीराइबोसोम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि पॉलीराइबोसोम कंसिस्ट्स ऑफ, तो आपका आंसर जानना चाहिए प्रोटीन प्लस आरआरएनए प्लस एमआरएनए। ठीक है। और वैसे केवल राइबोसोम के बारे में पूछे तो आप बताओगे क्या? प्रोटीन प्लस आरआरएनए। क्लियर हो गया? क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर। देखो इसमें 2 पेज और रह रहा है। ठीक है। हाँ, हम इसको करवा देंगे। अभी आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। क्लियर है? क्योंकि मेरे अभी इंजेक्शन और मेडिसिन का टाइम हो गया है। ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह का प्लास्टर लगा हुआ है मेरे पैरों में, और इसलिए ज़्यादा देर तक हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन जितना पॉसिबल होगा हम करेंगे। अब रेगुलर वीडियोस देने का कोशिश करेंगे। ठीक है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। जो भी प्रीवियस वीडियोस है उसे देखो, उसे समझो, बार बार देखोगे तब जाके जो है उसे याद रहेगा। रिकॉल करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।